हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का प्रथम अध्याय ठोस अवस्था पढ़ेंगे। ठोस अवस्था के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? नेचर में जो पदार्थ पाए जाते हैं वे किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, अर्थात स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था की बात करें तो पदार्थ कुल मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा अवस्था भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ये तीन होती हैं। पदार्थ की कुल तीन अवस्थाएं हैं। एक अवस्था को हम लोग कहते हैं ठोस, एक अवस्था को कहेंगे द्रव, और एक और अवस्था होती है जिसे गैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी अवस्थाएं हैं पदार्थ की, लेकिन मुख्य रूप से अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो तीन हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब देखिए, किसे ठोस कहा जाए, किसे द्रव कहा जाए, किसे गैस कहा जाए। तो चूंकि या ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, यानी कि पदार्थ किससे बने होते हैं, तो हम लोगों ने पहले 11th क्लास में पढ़ चुका है कि कोई भी पदार्थ बनेगा तो वह परमाणुओं से या अणुओं से या आयनों के मिलने से बनता है, अर्थात छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अणु रहेंगे तो ठोस में ये अणु बहुत ही करीब करीब एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ये ठोस के जो अणु हैं इसको हम लोग अवयवी कण भी कह सकते हैं। जो छोटे छोटे यहाँ पर आपको गोल गोल रचनाएं दिखाई जा रही है, इनको हम अवयवी कण कह सकते हैं। ये हैं अवयवी कण। अवयवी कण क्या हो सकते हैं? तो वह परमाणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। किसी भी पदार्थ के अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकता है। तो यहाँ पर ठोस के जो अणु होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही करीब यानी नजदीक नजदीक होते हैं। इनमें जो आकर्षण बल पाया जाता है वह बहुत ही प्रबल होता है, यानी इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। इनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ऐसे ही द्रव के जो अणु होते हैं ये अणुओं में बीच की दूरी कुछ अधिक होती है, यानी यहां पर जो आकर्षण बल पाया जाता है वह प्रबल नहीं बल्कि दुर्बल होता है। दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। इनके अवयवी कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। और गैस के जो अणु होते हैं ये बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें कोई भी आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। इनके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैसीय अवस्था है। इनमें जो अवयवी कण होते हैं अर्थात जिनसे पदार्थ बने होते हैं उन कणों को अवयवी कण कहते हैं। ये अवयवी कण या तो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। जो ये अवयवी कण है, अवयवी कण ठोस में आप देख रहे हैं कि बहुत ही नजदीक नजदीक एक दूसरे से सटे हुए हैं। द्रव में जो अवयवी कण हैं कुछ दूरी पर हैं और गैस के जो कण हैं बहुत ही अधिक दूरी पर हैं। तो ठोस के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव के अणुओं में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि गैस के अणुओं में कोई भी आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं इनका ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। आयतन और आकृति इनकी दोनों की निश्चित होती है।
कारण क्या है? आयतन निश्चित है, आकृति निश्चित है। तो निश्चित होने का कारण है कि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही मजबूत है। मजबूत आकर्षण बल होने की वजह से इसके अणु फैल नहीं सकते हैं, बिखर नहीं सकते हैं। जबकि द्रव का आयतन हम कहें तो इनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल पाया जा रहा है वो दुर्बल है, कमजोर है। और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल पाया ही नहीं गया, अतः इनमें न तो आयतन ही निश्चित है और न ही आकृति निश्चित है। आयतन और आकृति कोई निश्चित नहीं है। तो हम लोग ठोस द्रव गैस में सबसे मुख्य रूप से दो प्रकार से पहचान कर सकते हैं। पहला प्रकार है कि इनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया गया, द्रव में अवयवी कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया गया। गैस के अवयवी कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरी विशेषता हम देख रहे हैं कि ठोस के अणुओं के यानी ठोस वस्तु जो है, पदार्थ की जो ठोस अवस्था है, ठोस में आयतन निश्चित होता है। जो भी आयतन होगा वह निश्चित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इनकी आकृति भी निश्चित होती है। आकृति, इनकी आकृति निश्चित होती है। द्रव में जो आयतन है वह निश्चित तो रहेगा लेकिन आकृति निश्चित नहीं होगी। और गैस का न तो आयतन ही निश्चित है और न ही आकृति निश्चित है। यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर गैस है तो उसको आप दबा करके आधा लीटर भी कर सकते हैं। बड़ा बर्तन में रखेंगे तो 2 लीटर भी कर सकते हैं। कोई निश्चित आयतन इसमें नहीं पाया जाता। जिस बर्तन में रखिएगा उसी की आकृति की हो जाती है गैस से। द्रव में भी गुण पाया जाता है, जिस तरह के बर्तन में रखेंगे, जिस शेप में रखेंगे उसी शेप की हो जाती है। लेकिन ठोसों में इस तरह की गुण नहीं पाया जाता है। तो इस आधार पर हम ठोस को डिफाइन कर सकते हैं कि ठोस क्या है। चलिए ठोस का परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था क्या है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबलता से जुड़े रहते हैं, ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबलता से जुड़े रहते हैं, प्रबलता से, इसे छूट रहा था, प्रबलता से जुड़े रहते हैं, ठोस कहलाती है। तथा इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। आकार और आयतन निश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबलता से जुड़े रहते हैं और इनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, इन्हें ठोस अवस्था कहते हैं। इनके कुछ गुण होते हैं, ठोसों के कुछ विशेष गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इनके द्रव्यमान, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। द्रव्यमान, आकार और आयतन निश्चित होते हैं, पहली विशेषता कह सकते हैं। दूसरी विशेषता, इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। अभी हमने सीखा इससे पहले कि अणु बहुत ही पास पास होते हैं, अणु बहुत ही पास पास होते हैं, अर्थात इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है।
इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि देखिए जो अणु हैं इनके बीच की दूरी, ये ठोस के लिए पढ़ाया गया था, द्रव में फिर से एक बार देख लीजिए, ठोस के अणु कुछ इस तरह से बहुत ही नजदीक नजदीक लगे थे, द्रव के कुछ दूर दूर थे और गैस के बहुत ही अधिक दूर दूर थे, गैस के अणु बहुत ही अधिक दूर दूर थे। तो ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इस दूरी को हम लोग अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। बीच की दूरी के अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इनमें अंतरा आणविक दूरियां बहुत ही कम होती हैं। अंतर आणविक दूरी कम होती है। ये ठोस पदार्थ जो है इनके अंतर आणविक दूरियां कम है, प्रबलता से जुड़े हुए हैं, अतः ये कठोर होते हैं, इनमें कठोरता पाई जाती है, कठोर होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, साथ ही साथ दृढ़ होते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। कैसे पता चले घनत्व अधिक है? तो देखिए यहां पर कम जगह में अधिक अणु है, यहां अधिक जगह में कम अणु है, तो कम जगह में अणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है, अतः हम कहते हैं कि इनका घनत्व अधिक है, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होने का मतलब अगर आप हमारे पास 1 लीटर द्रव है तो उसको दबा करके हम कम कर सकते हैं, 1 लीटर गैस से उसको दबा करके कम कर देंगे। गैसें जो होती है संपीड्य होती है, द्रव जो है संपीड्य तो नहीं होते हैं, लगभग असंपीड्य होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत तक इनको संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई ठोस पदार्थ है तो उसको दाब आरोपित करके उसके आयतन में कमी हम नहीं ला सकते हैं, अतः ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। तो ये ठोस की विशेषताएं हैं। ठोस क्या है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिनमें अवयवी कण प्रबलता से जुड़े रहते हैं ठोस कहलाती है, तथा इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। इनके गुण बताए जा रहे हैं। गुण में पहला नंबर बताया गया कि इनके द्रव्यमान, आकार, आयतन ये सब निश्चित होते हैं। इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। अंतर आणविक दूरी बहुत ही कम होती है। ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है तथा ये असंपीड्य होते हैं। तो समझते हैं ठोसों के प्रकार। अगर ठोस के प्रकार की बात करें, ठोसों के प्रकार, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने होते हैं? ठोस 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ठोस होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होंगे? अभी हमने सीखा कि ठोस जो होते हैं, ठोस में अणु बिल्कुल करीब करीब एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो जब एक दूसरे से सटे हुए होंगे तो उनको विन्यासित करने के 2 क्रम हो सकते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनमें इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये कण किसी ठोस के अवयवी कण हो तो ये एक दूसरे के साथ निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। लेकिन अगर यही हम कहीं ऐसा बना दें कि ये जैसे तैसे एक दूसरे से सटे हुए हों, इनका कोई एक निश्चित विन्यास न हो, तो इस तरह से हम ठोसों को कहेंगे कि निश्चित क्रम में नहीं लगे हैं। तो ठोसों को उनके व्यवस्थित करने के आधार पर हम देखें कि ठोस में जो अणु हैं उनकी व्यवस्था क्या है, इस आधार पर क्लासिफाई करें तो ये ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर समझेंगे। पहला नंबर बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु एक निश्चित क्रम में
एक निश्चित क्रम में विन्यासित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण हैं ये एक निश्चित क्रम को फॉलो करते हैं, निश्चित क्रम में विन्यासित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण किसी भी निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। ये जैसे तैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये किसी निश्चित क्रम का पालन नहीं करते हैं, जैसे तैसे लगे रहते हैं। तो इस तरह के ठोसों को हम कहेंगे क्रिस्टलीय और इस तरह के ठोसों को कहेंगे अक्रिस्टलीय। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। अर्थात ये असमाकृतिक होते हैं, असमाकृतिक होते हैं, असमाकृतिक होते हैं, जबकि ये निश्चित ज्यामितीय आकृति के होते हैं। दूसरा अंतर हम यह कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में और अक्रिस्टलीय ठोसों में कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं या अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनके ताप की बात करें तो ये ताप यानी कि गलन के लिए, यहाँ पर आकृति की बात हो गई, अगर गलन की बात हम लोग करें तो ये एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर अवस्था परिवर्तित करते हैं। अर्थात इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये ताप के एक रेंज पर, ताप के एक रेंज यानी परास, ताप के एक रेंज पर गलित अवस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये धीरे धीरे मुलायम होते हैं, जबकि ये गलनांक इनका निश्चित है, अर्थात निश्चित टेम्परेचर पर गलित द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अगर हम कोई क्रिस्टलीय ठोस लें, अगर उसका तापमान 30 डिग्री करके उसे हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं तो वह 29 पर ठोस रहेगा, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पर वह लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गलन के लिए कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं है, और मान ले 25 डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ किया तो गलते गलते यह हो सकता है कि 35 डिग्री सेल्सियस तक चला। जैसे कि प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को अगर हम लोग लेकर के उसको टेम्परेचर उष्मा दें, उष्मा देने पर धीरे धीरे तापमान अगर बढ़ेगा तो पहले तापमान प्राप्त करके वह मुलायम होता है, मुलायम होने के बाद फिर धीरे धीरे पिघलता है और तापमान उसका धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ताप के एक निश्चित रेंज पर ये पिघलते हैं, जबकि एक निश्चित तापमान पर पिघल जाते हैं। फिर हम लोग तीसरी बात करें विदलन। विदलन की बात करें तो अगर क्रिस्टलीय ठोसों को हम किसी तेज धारदार औजार से काटते हैं तो ये एक निश्चित शेप में कटते हैं। जो इनके कटने पर प्राप्त होगा भाग, अगर किसी हम तेज धारदार चाकू वगैरह से इसको काटते हैं तो काटने पर जो प्राप्त होगा इनका फलक, वह निश्चित क्रम में रहता है, जबकि इसका निश्चित नहीं रहता, यानी इसका बिल्कुल प्लेन सरफेस पाया जाएगा, इसमें कोई प्लेन सरफेस नहीं पाया जाता, यानी अनिश्चित होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, नियमित नहीं होते हैं। तो आकृति निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसमें असमाकृतिक होता है। गलन की बात करें तो यह एक निश्चित रेंज, एक निश्चित तापमान पर गलित होता है, जबकि यह निश्चित तापमान पर गलित नहीं होता है। विदलन की अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा कि अगर इन्हें हम एक किसी तेज धारदार चाकू से काटते हैं तो ये नियमित सतह के दो टुकड़ों में बंट जाते हैं, नियमित सतह के दो अलग अलग टुकड़ों में बंट जाते हैं, जबकि इनकी सतह नियमित नहीं होती है। फिर आगे हम बात करें परास की तो ये दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, जबकि ये लघु परासी होते हैं। ये दीर्घ परासी हैं, ये लघु परासी है।
दीर्घ परासी या लघु परासी होने का मतलब समझेंगे। अगर हम लोग जैसे बात करें कि घर में कोई दीवार बना रहे हैं, दीवार कैसे बनी होती है? ईंटों से। एक के बाद एक ईंट हम लोग लगाते हैं तो दीवार बनेगी, फिर इसके ऊपर हम लोग ईंटों को अरेंज करते जाते हैं, ईंट अरेंज करते जाएंगे। तो इस तरह से हम अगर दीवार को बनाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटें एक के बाद एक रखी गई है, नियमित क्रम में सजा करके रखी गई हैं, अर्थात एक क्रिस्टलीय ठोस जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन हम अगर दीवार बनाएं ईंटों से और ईंटों को जैसे तैसे अगर अरेंज करें, किसी को कैसे अगर हम रखते जाएं, फिर इनके ऊपर ईंटों को सजा के रखें, तो यह दीवार जो बनेगी, यह दीवार अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगी। एक कुछ ऊंचाई तक जाएगी, इसके बाद खुद गिरने लगेगी, लेकिन इसको हम बहुत अधिक ऊंचाई तक लेकर के जा सकते हैं। तो यह क्रिस्टलीय तरीका से है। और यह कैसे अरेंज किए गए हैं? अक्रिस्टलीय ठोस की भांति अरेंज किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या है? दीर्घ परासी, बहुत अधिक ऊंचाई तक किस तरह से दीवार को बना करके हम लोग ले जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से अरेंज करेंगे तो बहुत अधिक ऊंचाई तक ले जाना मुश्किल हो जाता है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? लघु परासी होते हैं। इनको हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इसको वास्तविक ठोस कहते हैं, इसको आभासी ठोस कहते हैं, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर है। एक बार फिर से समझ लेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है? तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस निश्चित ज्यामितीय आकृति इनकी नहीं होती है, ये असमाकृतिक होते हैं। दूसरा, हमने गलन की बात किया, तो एक निश्चित ताप पर ये गलते हैं, जबकि ये किसी निश्चित ताप पर गलते नहीं है। इनका ताप गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, यह ताप के एक रेंज पर गलते हैं। विदलन की बात करें तो अगर तेज धारदार किसी चाकू से काटते हैं तो इनकी सतह जो है नियमित प्राप्त होती है, इनकी सतह नियमित नहीं प्राप्त होती, इसमें खुरदरापन रहेगा, ये बिल्कुल प्लेन सतह में प्राप्त होंगे। अगर हम लोग इसके बात करें परास की व्यवस्था, तो ये दीर्घ परासी होते हैं, जबकि ये लघु परासी हुए। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। गलन ऊष्मा, गलन के लिए जो ऊष्मा है वह इसमें निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। इसमें निश्चित होगी, निश्चित नहीं होगी। एक और इसमें गुण है कि क्रिस्टलीय ठोस जो हैं ये विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदैशिक, विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक। ये विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। तो ये रहा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ठोसों को हम क्रिस्टलीय कह सकते हैं, कौन कौन से ठोसों को हम अक्रिस्टलीय कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि NCERT में दिए गए हैं। हाँ, तो क्रिस्टलीय ठोस में हम कहेंगे कि जैसे में कौन कौन से ठोस क्रिस्टलीय हैं, कौन कौन से ठोस अक्रिस्टलीय हैं। तो हीरा, चांदी, सोना, बर्फ, नमक इत्यादि ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं, जबकि रबर, प्लास्टिक, बटर, चॉक, कांच इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो क्रिस्टलीय में हीरा, चांदी, सोना, बर्फ, नमक कह सकते हैं। अक्रिस्टलीय रबर होगा, प्लास्टिक होगा, बटर होगा, चॉक होगा और कांच होता है। फिर आगे हम लोग समझते हैं ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में आपने समझा
कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या गुण पाया गया, एक बार फिर से समझ लेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या गुण पाया गया, तो पहला आपने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस जो हैं इनका आकृति निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का आकृति निश्चित होता है। दूसरी बात हमने पढ़ा इनका गलनांक भी निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है। तीसरी बात हमने पढ़ा कि ये विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। फिर 4 पॉइंट हमने पढ़ा कि इनका गलन ऊष्मा निश्चित होता है, गलन ऊष्मा निश्चित होता है। 5 नंबर ये दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। और क्या पढ़ा, इनमें विदलन पाया जा, विदलन का गुण होता है, विदलन, ये सब होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस ये हुए। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय अगला टॉपिक होगा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण अगर हम लोग करें तो जो भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें अवयवी कण आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इनके जुड़ने के आधार पर हम लोग बात करें तो जो ये अवयवी कण हैं आपस में जो जुड़ रहे हैं, इनके बीच एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल, और उसी बल के कारण ये आपस में सटे हुए हैं। तो इस आधार पर अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को क्लासिफाई करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होगा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा होगा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और नंबर 4 चौथा होगा सहसंयोजक, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो है अणु होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण आयन अर्थात धन आयन और ऋणायन होते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है, अवयवी कण था जिससे अणु, जिससे कि ठोस बना होता है, इसमें धातु होते हैं। और सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोसों में अधातु होते हैं। तो अवयवी कण याद रखिएगा कि आणविक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। यहां पर आयन होंगे, कौन से आयन, धन आयन या ऋण आयन। धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में धातु होंगे, इसमें धातु होते हैं और इसमें अवयवी कण जो हैं अधातु होते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस को हम फिर 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग। एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। एक होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। और एक होता है हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्लासिफाई करें तो ये 3 प्रकार के ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। फिर हम इन सब को आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि ठोस जो है 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार का नाम हमने आपको बताया था, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। हम इन सभी चारों ठोसों में कुछ डिफरेंसेस समझेंगे। क्या डिफरेंसेस होती हैं, तो ठोस का प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर इनके अवयवी कण दिए गए हैं, अवयवी कण दिए गए हैं, बंधन या आकर्षण बल, भौतिक प्रकृति, गलनांक और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो आणविक ठोस जो है आपको बताया गया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं। अध्रुवीय में अवयवी कण अणु होता है,
ध्रुवीय में भी अवयवी कण अणु ही होते हैं और हाइड्रोजन आबंधित में भी अवयवी कण अणु ही होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आणविक ठोसों में अवयवी कण जो है अणु होता है, क्योंकि अध्रुवीय में भी अणु, ध्रुवीय में भी अणु और हाइड्रोजन आबंधित में भी अवयवी कण अणु है। इनमें जो बल, आकर्षण बल लगता है, इसमें जो बल लगता है उसे कहते हैं परिक्षेपण बल या लंदन बल। परिक्षेपण बल कार्य करता है या लंदन बल कार्य करता है, जबकि ध्रुवीय वालों में द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। और हाइड्रोजन आबंधित में जो बंधन बनता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। इनकी भौतिक प्रकृति की बात करें तो अध्रुवीय ठोस जो है मुलायम होते हैं, ध्रुवीय भी मुलायम होते हैं, जबकि हाइड्रोजन आबंधित जो है यह कठोर होता है। गलनांक इसका बहुत ही कम है, इनका गलनांक निम्न है, इसका भी गलनांक निम्न है। एग्जाम्पल हुआ अध्रुवीय के लिए H2, आर्गन Ar है, ध्रुवीय के लिए HCl, SO2 और हाइड्रोजन आबंधित का एग्जाम्पल है H2O बर्फ, यानी कि जल भी होता है H2O, लेकिन जलीय अवस्था में नहीं, बर्फ की अवस्था में। जो आयनिक ठोस है, अब देखिए सेकंड नंबर, आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं, या तो धन आयन या ऋण आयन। इनमें जो बल लगता है अणुओं के बीच वह कुलामी बल होता है, या इसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कुलामी बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर कौन सा आकर्षण बल लगेगा, कुलामी या स्थिर वैद्युत बल। इनकी भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये कठोर होते हैं किंतु भंगुर होते हैं। कठोर तो होंगे किंतु भंगुर होंगे। गलनांक इनका अत्यधिक होगा, उच्च होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड उदाहरण हुए। फिर धात्विक ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कण धनायन होते हैं जो विस्थापित इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे होते हैं। इनमें अवयवी कण धनायन होंगे जो कि विस्थापित इलेक्ट्रॉनों के, यानी धनायन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहेंगे। समुद्र में डूबे होने का मतलब अनेकों इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी के बीच धातुएं होती हैं। इनमें बंधन जो बनता है वह धात्विक बंधन होता है। इनकी प्रकृति की बात करें, ये कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, धातु का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, तथा ये अघातवर्धनीय है। तन्य होने का मतलब इन्हें खींच करके आप तार के समान बना सकते हैं। गलनांक इनका अगर हम बात करें तो इनका गलनांक साधारणतः उच्च होता है। एग्जाम्पल है जैसे लोहा, कॉपर, चांदी, मैग्नीशियम। और नेक्स्ट नंबर है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। इनमें जो आकर्षण बल होता है वह सहसंयोजक बल कार्य करता है। इनकी भौतिक प्रकृति देखें तो कुछ कठोर भी होते हैं, कुछ मुलायम भी होते हैं। मुलायम कौन होगा, ग्रेफाइट है, ये मुलायम होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, बाकी सब कठोर होते हैं। इनका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, अति उच्च गलनांक होता है। इसके उदाहरण दिए गए जैसे SiO2 क्वार्ट्ज जो हो गया, SiC, ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि। तो आप समझ सकते हैं ये जो चारों क्रिस्टलीय ठोस हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हुए, चारों का वर्णन यहाँ पर किया गया। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।